अभी आलोक पांडे जी से थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। आलोक जी, आप बने रहिए ना। देखिए, तो जो स्थिति है उसमें आपको क्या लग रहा है? स्थिति हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सब ठीक नहीं है, नॉर्मल नहीं है। देखिए किस तरीके से, किस अंदाज में आरएलजेपी और एलजेपीआर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, क्या अंदाज है? तो लग रहा है कि दोनों को साथ लेकर बीजेपी चल पाएगी। उसके बाद अब नीतीश की भी एंट्री हो गई है, जिसकी एंट्री से चिराग पासवान असहज है, अनकंफर्टेबल है। जीतन राम मांझी और नीतीश का अपना एक लव हेट का रिश्ता है। इसके अलावा बीजेपी को भी ये इनसिक्योरिटी है नीतीश कुमार को लेकर के, पता नहीं कब दगा दे दे, कब धोखा दे दे। आप भी इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि नीतीश कुमार कभी भी आगे भी पलटी मार सकते हैं। तो क्या लग रहा है, एनडीए की ये गाड़ी चलेगी, रुकेगी, अटकेगी, गिरेगी, क्या लग रहा है बताइए? सुकन्या जी, झटके कितना भी खाए, लेकिन मुझे लगता है कि जितना मैं भारतीय जनता पार्टी को जानता हूं, वो अलग नहीं होने देगी किसी को। और अगर इनमें से एलजेपी आर एलजेपी में समझौता नहीं होता तो जो जाना चाहेगा वो अलग हट जाए। भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है नीतीश कुमार के आ जाने के बाद। बिहार में अगर नीतीश कुमार जी अब क्योंकि सत्ता में है, तो एक मिनिमम उनका जो 10-12% वोट है माना जाता है वो बीजेपी के साथ जुड़ने के बाद फिर इनको चिल्लर की जरूरत, जिसके बाद नोट हो, चिल्लर की क्या जरूरत? ये चिल्लर की जरूरत तब थी, मैं राजनीतिक चिल्लर के रूप में कह रहा हूँ, यहाँ पर किसी का व्यंग नहीं है, तो वोट बैंक की हैसियत से। तो बड़ा पैसा जब नीतीश कुमार रूपी सरकार आ गई, बीजेपी की बिहार में सरकार आ गई और नीतीश कुमार जैसा वोट बैंक आ गया, तो ये लोग इन लोगों की मजबूरी है। आलोक जी, लॉयल्टी नहीं नीतीश कुमार के साथ, अश्योरिटी नहीं है। अगर एलजेपी की अगर हम बात करें तो उसके दोनों धड़े जो हैं, कम से कम वो जो बोलेंगे वही करेंगे, ऐसी संभावना है। लेकिन नीतीश कुमार 10 दिन पहले क्या बोलेंगे और 12वें दिन क्या कर लेंगे, उसमें कोई श्योरिटी नहीं है। तो कहीं ना कहीं, और साथ ही नीतीश कुमार के साथ अब बीजेपी वाले नहीं बोलेंगे, लेकिन पहले मेरे आपके साथ बैठकर ही बोलते थे कि वो बैगेज है, बोझ है सियासत में। और वो कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी, जो सत्ता विरोधी लहर की बात होती है या माहौल की बात होती है, वो तो जिसके साथ नीतीश कुमार जाएंगे उस पर हावी होगा, उसके खिलाफ काम करेगा। अब कुल मिलाकर विपक्ष का पूरा स्पेस तो आरजेडी ने ले लिया। सहानुभूति है तेजस्वी यादव के साथ। सुकन्या जी, बिहार में सब कुछ जाति के आधार पर होता है। ये एंटी इनकम्बेंसी और ये सब होता तो नीतीश कुमार और बीजेपी 18 साल से सत्ता में ना होते, और नीतीश कुमार जिसके साथ चले जाते वो सत्ता में आ जाता है। इसलिए एंटी इनकम्बेंसी ये चीजें बिहार में नहीं लागू होती। बिहार में होता है कौन सी जाति का कैंडिडेट खड़ा है और किस तरह का एक राजनीतिक जाति कॉम्बिनेशन आप बना लेते हैं। जो कॉम्बिनेशन पॉलिटिकल और कास्ट का बना लेता है वो जीत जाता है। अगर विकास के आधार पर और दूसरे एंटी इनकम्बेंसी के आधार पर चुनाव लड़े जीते गए होते तो बिहार का दूसरा परिदृश्य होता। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो जाल बुना है उसमें नीतीश कुमार सूट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ज्यादा लंबा नहीं सोचे नीतीश कुमार के साथ, वो सोचिए लोकसभा चुनाव के बाद ये भी तो हो सकता है ना कि बीजेपी का मुख्यमंत्री हो जाए। अभी तो डिप्टी सीएम ने अपना साफा नहीं उतारा है, तो अभी साफा उतारना बाकी है उनका ना। तो जिस दिन साफा उतारेंगे खेला एक और हो सकता है, एक खेला और भी हो सकता है ना कि नीतीश कुमार से बोले अब तुम घर बैठो जेडीयू हमारी। ये भी संभव है, ये बात नीतीश कुमार भी जानते हैं। लेकिन नीतीश कुमार का मानना ये है कि हम अपनी, अभी तक मेरा मानना ये है कि वो मान रहे हैं हम अपनी अंतिम राजनीतिक पारी खेल रहे हैं। मतलब 25 तक हम मुख्यमंत्री किसी तरह बने रहे, पर 25 के बाद देखा जाएगा क्या हो। नीतीश कुमार इससे ज्यादा लंबा सोच नहीं रहे। जैसे भारतीय जनता पार्टी बिहार में बीजू जनता दल के साथ नंबर 2 की पार्टी रह करके बीजू जनता दल के साथ अपने पींगे बढ़ा रही है, और हो सकता है बीजू जनता दल एनडीए में दिखे। तो इसी तरह से, क्योंकि बीजू जनता दल का भी कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो कह रहे जब आप साथी रहते हो, हर मैटर में हमारे साथ हो, तो आप हमारे साथ रहो। जेडीयू में भी कोई उत्तराधिकारी नहीं है। तो अगर नीतीश कुमार 25 तक मुख्यमंत्री बनते हुए बीजेपी के साथ सामने बनाएंगे तो ठीक है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी बोले इनको जाने दो, तब का तब देखेंगे, अभी लोकसभा चुनाव देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी, सुकन्या जी, लोकसभा के आगे नीतीश कुमार का कोई भविष्य नहीं देख रही है। रहेंगे तो ठीक है, नहीं रहेंगे तो देखा जाए। ठीक है आलोक जी, चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत। में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी चल रही है। इससे पहले आपने दावा किया था कि पलटी होगा, अब क्या कह रहे हैं? एनडीए में टूट होगी, कोई बड़ा उलटफेर होगा, क्या कह रहे हैं? सुकन्या जी, कोशिश भले कर ले, लेकिन इस बार क्या आता है कि बाज से लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी इस समय राजनीतिक बाज है, तो अब वो नीतीश कुमार की बाज के पास सुरक्षित है, कुछ हो ना पाएगा। अगर जेडीयू को तोड़ते हैं तो आरजेडी भी टूटेगी, इसलिए पूर्ण बहुमत मिल जाएगा आरजेडी। देखिए, नीतीश कुमार जी के पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो आरजेडी को समर्थन करते हैं, लेकिन ये बात भी नहीं कहा जा सकता कि आरजेडी में कुछ लोग नहीं है जो नीतीश कुमार का समर्थन करते हैं। और इसमें मेन रोल होता है गवर्नर का।
गवर्नर रूलिंग पार्टी का है, रूलिंग पार्टी के साथ नीतीश कुमार जी हैं, तो संख्या बल नीतीश कुमार जी को तो ओथ याद है, ओरली कहते हैं इसको क्या रखना हमें याद है, हम इतने बार ओथ ले चुके हैं। जैसे एक बार पहली बार आदमी की शादी हो तो बड़ा संकोच होता है, कहे फेरा घूमे, कहाँ हल्दी लगाएं, कहाँ चावल लगाएं, लेकिन अगर आदमी की तीसरी चौथी शादी हो वो उसे रट जाता है कहाँ चावल लगाना है। नीतीश कुमार जी की तो नवी बार ओथ है, राजनीतिक शादी है, तो उन्हें तो सब रटा है। उन्हें ये भी पता है कि लालू यादव जी हैं, उनके प्रतिद्वंदी हैं, वो इस बार शांत नहीं बैठेंगे, वो खेला करेंगे। लेकिन मुझे लगता है जितना मेरी राजनीतिक समझ है, आमतौर पर अभी तक मैंने बिहार तक में जितनी भविष्यवाणी की है, कोई भविष्यवाणी ईश्वर के अनुकंपा से गलत नहीं हुई, क्योंकि राजनीति में भविष्यवाणी करना बड़ा जोखिम का खेल होता है। नेताओं को खुद नहीं पता हो कैसे व्यवहार करेंगे, और उन पर भविष्यवाणी करना तो और बड़ा जो है दिक्कत वाली बात होती है। लेकिन मैं रिस्क लेता हूं, और मैं मुझे लगता है कि जितना मैं बिहार को समझ पाया, नीतीश कुमार को समझ पाया, और उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को समझ पाया। यहाँ भारतीय जनता पार्टी बनी बनी सरकारें तो गिरा देती है, उसकी बनी सरकार कौन गिरा देगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद आरजेडी अपने वोटर को लुभाने के लिए, अपना वोटर को कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए, उसका वोटर उससे भयभीत ना हो, डरे नहीं। सत्ता अभी थी, बहुत दिनों बाद बेचारों को सत्ता मिली थी, वो सत्ता फिर छिन गई, तो समस्या ये है कि वो जोश बनाए रखने के लिए कह रहे हैं। मुझे लगता है कि 12 तारीख को जब विधानसभा में बहुमत की बात आएगी, बहुमत निश्चित तौर पर सिद्ध होगा। आप देखिए कांग्रेस के विधायक भी तेलंगाना जाने के लिए नहीं तैयार थे, प्लेन में जबरदस्ती ठूसे गए, बैठो बैठो, जबरदस्ती भर के भेज दिया, प्लेन ना हो गया वो ट्रक हो गया। हमने देखा कैसे धक्का मार, मतलब फॉर कहावत, नहीं तो कहीं ऐसा ना मुकदमा करते कि धक्का कहाँ मार रहे थे। लेकिन मन में ऐसा था, मीडिया में चीजें हैं ये कि कांग्रेस के विधायक तेलंगाना जाने के लिए नहीं तैयार थे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार की सरकार को खतरा हो सकता है। ये खतरा सब मैं मानता हूं कि हो सकता है जेडीयू में कुछ लोग अनुपस्थित हो जाए वोट देने के लिए, नहीं ये नहीं, हो सकता खतरा है। देखिए आलोक जी, खतरा अपनी जगह है। वो चलिए फ्लोर टेस्ट में तो नंबर, अभी फिलहाल नंबर गेम जो है वो एनडीए के पक्ष में है, लेकिन परस्पर विरोधी जो दल एक साथ एनडीए के अम्ब्रेला के नीचे, चाहे नीतीश चिराग हो, चिराग पारस हो, उसको साथ लेकर चलना बीजेपी के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, इस पर भी कुछ प्रकाश डालिए ना। और जो अलग अलग दिशा में चलने वाले जो ये दल है, जो एक दूसरे का विरोध करते रहे 2020 के विधानसभा चुनाव में, वो 24 का चुनाव कैसे लड़ेंगे, ये भी तो एक सवाल है ना। चिराग पासवान की 2020 से आप सियासत देख ले तो उन्होंने नीतीश के विरोध की सियासत की है। अब वो लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के पक्ष में या विपक्ष में कैसे बातचीत करेंगे। साथ ही जीतन राम मांझी, जिन पर गुस्सा फूटा था नीतीश कुमार का विधानसभा के अंदर, शब्दों की मर्यादा भूल गए थे नीतीश कुमार, मांझी जी को और नीतीश कुमार को साथ लेकर बीजेपी कैसे चलेगी। तो एनडीए के पास भी तो अभी बहुत सारा चैलेंज है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि जो स्थिति बनी। अभी हमने गया में एक मंच पर नीतीश का बयान अपने दर्शकों को सुनाया, माफ कीजिएगा, मांझी जी का बयान हमने अपने दर्शकों को सुनाया, जिसमें मांझी जी की नाराजगी खुलकर जग जाहिर हुई। उन्होंने कहा कि जो विभाग मिला है अनुसूचित, हम चर्चा कर रहे हैं कि जो स्थिति बनी। अभी हमने गया में एक मंच पर नीतीश का बयान अपने दर्शकों को सुनाया, माफ कीजिएगा, मांझी जी का बयान हमने अपने दर्शकों को सुनाया, जिसमें मोदी नाम का और बीजेपी नाम का एक ग्लू है, वो चपक बहुत अच्छी रखता है। तो ये जितने भी लोग बीजेपी एनडीए के साथ जो जुड़े हैं, देखिए ये होना भी चाहिए। कोई अगर बहुत बड़ी पार्टी तो सीधी सी बात, वो ज्यादा गवर्न करेगी, लोगों को मैनेज करेगी। इंडिया गठबंधन में जाए तो देखेंगे 100 सांसद वाली कोई भी पार्टी नहीं। कांग्रेस पार्टी ये है जो 50 प्लस है, बाकी कोई 40 सांसद वाली भी पार्टी नहीं है, तो वहां एक वो धुरी नहीं बन पाता, वो पॉलिटिकल पोल नहीं बन पाता। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसके पास 303 सांसद स्वयं है, मोदी जी जैसा चेहरा है, तो इससे क्या है कि उसको अपने विचार से विपरीत जो लोग हैं, जैसे एलजेपी आर एलजेपी आपस में व्यक्तिगत रूप से लड़ते रहते हैं। हालांकि आप अगर गौर से देखोगे, आर एलजेपी और एलजेपी आर में वैचारिक कोई लड़ाई तो नहीं है ना, ये तो पर्सनल लड़ाई है। तो जिस दिन मोदी जी बैठ के कह देंगे भाई पर्सनल बंद, राष्ट्र हित में समाज हित में एक, तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद दोनों लोगों में से कोई, देखिए चिराग पासवान जी का मोदी जी के प्रति प्यार जग जाहिर है, वो बहुत उन्हें चाहते हैं, और उनके चाचा जी का प्यार भी जग जाहिर, वो मिनिस्टर में है। तो मोदी जी के लिए तो दोनों लोग बहुत करीब है। अगर जिस दिन वो अभी वो सोच रहे हैं कि पारिवारिक मैटर खुद सॉल्व करें, नहीं चुनाव तक आते आते मोदी जी एक दिन बैठा लेंगे दोनों लोगों को, कॉफी पिलाएंगे, और मुझे लगता है उनकी कॉफी पीने के बाद ये कोई डाइजेस्ट कर। आलोक जी बने रहिए। हमारी गाड़ी को चलाना थोड़ा मुश्किल तो मुझे दिखाई देता है, संभावना बड़ी है कि मांझी भी पलटी मार सकते हैं। एक प्रपोजल कांग्रेस पार्टी की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से जो है आया है। मांझी अपॉर्चुनिस्ट है, इससे कोई इनकार नहीं किया कर सकता। दूसरी बात यह है कि सिर्फ मांझी नहीं, बिहार की सियासत में हर कोई अपॉर्चुनिस्ट है। आलोक जी क्या कहेंगे, बोलिए।
सुकन्या जी, देश की सियासत में भी हर कोई अपॉर्चुनिस्ट है और बिहार कोई अलग नहीं है। हाँ, बिहार में कुछ चीजें जल्दी जल्दी हो जाती हैं तो हमें लगता है कि 1 डिग्री थोड़ा ज्यादा है। और रही बात ये कि मांझी जी का, तो मांझी जी भी ठीक है। अगर सुनने में आया था कि उनके लड़के को डिप्टी सीएम बनाने का प्रपोजल भी आया था, हालांकि उन्होंने ये बात उस समय रखी कि मोदी जी के साथ जाने में ज्यादा फायदा है। अब अगर मांझी जी को लग जाता है कि मोदी जी के साथ वो उतना फायदा नहीं है तो शॉर्ट टर्म में वो फिर आरजेडी के साथ चले जाएंगे। दूसरा, आरजेडी अब इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार चला गया हम चुपचाप बैठे रहे। वो अभी हम फिर से रिपीट करें कि वो अब अगर 6 महीने पहले भी सरकार गिराने को उसको मौका मिलेगा तो सरकार गिराने की कोशिश करेगी। लालू यादव जी किसी कीमत पर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। सरकार भी गिरी इसी प्रमुख कारण से। वो कारण नहीं कि नीतीश कुमार के 16 सांसद आ जाएं, 10 सांसद आ जाएं जीत के। कारण है नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री का कुर्सी। और जेडीयू को तोड़ करके आरजेडी सरकार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। ऐसे लक्षण, ऐसे सिम्टम्स बार बार दिखाई दिए हैं। लल्लन सिंह का आरजेडी की तरफ झुकाव में बहुत ज्यादा जाना, फिर जेडीयू अध्यक्ष के रूप में नीतीश कुमार का पुनः वापसी करना। तो ये नीतीश कुमार अपनी चूल्हे ठीक करके और फिर बीजेपी में गए कि आरजेडी जेडीयू में टूट ना हो। तो टूट की संभावना नहीं दिखती। अगर जेडीयू बीजेपी नहीं टूटती है तो फिर बड़ी मात्रा में ये 4-5 विधायक के चले जाने पर भी गठबंधन की सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात मांझी भी जानते हैं कि दबाव हम कितना भी बना लें, लेकिन अगर हम इस गठबंधन को, एनडीए रूपी गठबंधन को छोड़ करके जाते हैं इंडिया गठबंधन में, तो वहां और कुछ नहीं मिल रहा है। वहां जाएंगे तो वही विभाग उनको फिर दे दिया जाएगा, और अगर डिप्टी सीएम भी दिया जाएगा जब बनेगी सरकार तब दिया जाएगा। तो मुझे लगता है ये अंतर विरोध से ज्यादा ये ब्लैकमेल टैक्टिक्स ज्यादा है। ऐसे बयान दे करके दबाव बनाओ और सरकार से कुछ और मलाई ले लो जनता के नाम पर। नेता जितना काम करता है नाम जनता का होता है, लेकिन करता सिर्फ अपने लिए है। अगर नेताओं ने देश की जनता के लिए काम किया होता, बिहार की जनता के लिए बिहार के नेताओं ने काम किया होता, तो बिहार इतने नीचे पावदान पर, आर्थिक विकास के पावदान पर नहीं खड़ा होता। भुखमरी की कगार पर जो बिहार खड़ा रहता है, एचडीआई इंडेक्स, उसकी आर्थिक बदहाली, तो नेता नाम तो जनता का लेते हैं, काम अपना भला देते हैं, अपना घर भर जाए, अपनी तिजोरी भर जाए और अपना बड़ा से बड़ा मलाईदार पद मिल जाए। वरना बिहार में सामाजिक न्याय के नाम पर लालू यादव आए, क्या किया बिहार का? अर्थ की बर्बाद कर दी। तो उसके बाद नीतीश कुमार आए, 18 साल रहे, कुछ अच्छा किया, लेकिन 18 साल में यूपी बिहार की स्थिति एक जैसी थी। यूपी उससे बहुत आगे निकल गया 25 करोड़ जनसंख्या के साथ में। तो ये जनता के हित के लिए कोई बात नहीं कर रहे। मांझी जी या सारे नेताओं से मेरी प्रार्थना है कि वो जनता का हित काट दें, ये बताएं कि मेरा हित क्या है। जनता के लिए कोई नेता काम करते होते तो देश आज जो है गरीबी से बाहर निकल गया होता। 80 करोड़ लोगों को राशन सरकार को मुफ्त में न देना। ठीक है आलोक जी, गिर जाएगी सरकार या आरजेडी कोई खेल कर देगी, इस पर भी एक भविष्यवाणी कर दीजिए। आप शुरू में बता रहे थे जब आप जुड़े थे कि आपकी भविष्यवाणी सटीक रही है, तो बता दीजिए एक फाइनल। अभी तक सटीक रही है, आरजेडी सरकार न गिरा पाएगी, ये भविष्यवाणी में कर रहा हूं, ना गिरा। इतना आरजेडी के पास शक्ति नहीं है। उसके पास केंद्र में फेवरेबल सरकार नहीं है, गवर्नर फेवरेबल नहीं है। सरकार गिराने के लिए गवर्नर का बड़ा रोल होता है, नहीं तो गिरा देते। अगर इस समय एनडीए की जगह यूपी की सरकार होती तो क्या में खेल हो गया होता। लेकिन सरकार क्योंकि एनडीए की है और गवर्नर बीजेपी रूलिंग पार्टी का है और बीजेपी के साथ कंफर्टेबल है और बीजेपी वो सारे हथकंडे जानती है राजनीतिक, सरकार को, स्टेबल सरकार को मध्य प्रदेश उदाहरण है आपका। ठीक है आलोक जी, आरजेडी नहीं गिरा पाएगी, लेकिन नीतीश कुमार तो पलटी मार सकते हैं। हाँ, और जैसे नीतीश पलटी, जी, इसमें हम मान सकते हैं नीतीश कुमार जी जो कहते हैं, जैसे वो कि हम ये नहीं करेंगे, तो नीतीश कुमार को मैं पहचानता हूँ कुछ मैं दावा करता हूँ। और नीतीश कुमार के लिए जो भविष्यवाणी मैंने की थी आपके प्रोग्राम में की थी कि नीतीश कुमार 2024 के चुनाव में एनडीए के साथ होंगे, वो हुई। हालांकि लोग हंसते थे मेरे ऊपर, कह रहे आप क्या, लेकिन हुआ। ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि नीतीश कुमार के ऊपर कोई वो नहीं है। अगर वहां भी अनकंफर्टेबल हुए तो फिर लौट के आ जाए नीतीश कुमार। ठीक है आलोक जी, हमारे साथ विनीत जी